नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल गोल गुरु एकेडमी पर। कल जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसकी सबसे पहले आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी शुभकामनाएं, जिससे आपका पेपर अच्छा हो। आपने जो तैयारी की है उसका कल परीक्षण होने वाला है, उसका कल आकलन होने वाला है। इससे पहले हम एक आकलन करने जा रहे हैं, एक आदर्श आकलन हम गोल गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने जा रहे हैं। वह पेपर है जो आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आप एक भली भांति परिचित हो जाओगे। एग्जाम से पहले परिचित होना पेपर से जरूरी होता है और ऐसा ही प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया है। समस्त टीम ने मिलकर के एक ऐसा 100 क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है जो संपूर्णतः आदर्श नमूना पत्र पर आधारित है, या नमूना पत्र पर आधारित है जो जेल प्रेरी में पूछा जाता है जैसा का जैसा। और खूब आपने देखा होगा कि ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न है वो बहुत ही सरल आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने घबराहट बना ली पेपर में तो आपका तनाव है वो आप पर भारी होगा, और तनाव के कारण से कुछ आसान प्रश्न भी आपके गलत हो सकते हैं। तो हमें गाना गाते गाते इसको हमें क्या करना है, सरल करना है पेपर्स को। संपूर्ण प्रश्न पत्र में, परीक्षा हॉल में आप जब प्रश्न पत्र हल कर रहे होंगे तो आपके मन में गाना गूंजना चाहिए कि छोरी जेल करा देगी रे, छोरी जेल करा देगी। और वास्तव में मुझे जेल करनी है, जेल प्रेरी के माध्यम से इस वर्दी को धारण करना है और इसी गाने के साथ में आपको हल करना है। इससे पहले हम हल करने का प्रयास करते हैं एक आदर्श प्रश्न पत्र को, जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध रहेगा। पहला प्रश्न, निम्न में से असंगत को चुनिए। इससे प्रश्नों में आपको 3 जो ऑप्शंस है वो किसी एक क्षेत्र से रिलेटेड मिलेंगे, और चौथा ऑप्शन है वो किसी उन क्षेत्र के अलावा मिलेगा। तो लेफ्टिनेंट, एडमिरल, लेफ्टिनेंट, एडमिरल और कैप्टन है, वो तीनों सेनाओं से संबंधित पोस्टेज है। जबकि एसपी है वो राज्य पुलिस से संबंधित होती है पोस्ट। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको नाम से जाना जाता है, जो जिले पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो होता है एसपी। तो ये होता है पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां देखना, नीचे दिए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तरस संगत निकाला जा सकता है। यानी 2 कथन आपको दिए होंगे, उन कथनों के आधार पर निष्कर्ष के बारे में पूछा जाएगा, और उन कथनों पर आपने गौर करके क्या निष्कर्ष निकाला है और कौन सा निष्कर्ष उन कथनों पर आधारित है और कौन सा निष्कर्ष है वो उन कथनों पर आधारित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां ध्यान देना, सभी कौवे पक्षी है। जैसे मान लिया जाए सभी कौवे क्या है, ये कौवे हो गए और ये क्या हो गए, पक्षी हो गए। कौवे हो गए और ये क्या हो गए, पक्षी हो गए। ये कौवे, सभी कौवे पक्षी है, जबकि सभी मोर कौवे हैं। तो मोर है वो कौओं के अंदर आ जाएंगे, तो बीच में मोर आएगा, फिर बाहर वाला जो सर्किल है वो कौवे का आएगा, और जो बाद वाला जो सबसे बड़ा सर्किल आएगा वो किसका आएगा, पक्षियों का आएगा। अब यहां पर आपको इस सर्किल्स को ध्यान में रखना है, इस सर्किल्स को ध्यान में रख करके निष्कर्ष पर जाना है। तो सभी मोर पक्षी है, तो मोर बीच में बैठा है और पक्षी बाउंडेड है चारों ओर, तो सभी मोर पक्षी है। ये कथन है वो बिल्कुल सही कथन है। सभी पक्षी मोर है, तो सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते, क्योंकि इतने ही से पक्षी है, जो बीच वाला सर्किल दिख रहा है इतने से पक्षी है, वही मोर है, वही मोर है। बाकी पक्षी जो बाहर बैठे हैं वो मोर नहीं है। तो ये कथन है वो गलत हो जाता है। तो निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो चौथा ऑप्शन है वो हमारा यहां पर सही उत्तर होने वाला है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वे मेरे दादा के इकलौते लड़के की लड़की है। इकलौते लड़के की लिखना, यहां लड़के की लड़की है। तो ये तस्वीर है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहां पर कौन खड़ा है, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, यहां राम खड़ा है, और इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहता है
कि ये मेरे दादा के इकलौते लड़के की लड़की है। तो ये दादा का इकलौता लड़का कौन हो गया? राम का कौन हो गया? पिता हो गया। इकलौते लड़के की लड़की है, तो इसकी पिता की लड़की कौन हो गई? इसकी राम की बहन हो गई। राम की कौन होगी? बहन हो गई। और बहन की लड़की कौन होगी? भांजी होगी। कौन होगी? भांजी लगेगी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। यहां ध्यान देना, निम्न में से श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये जो वर्णमाला का क्रम है 1 से 26 अक्षरों का, वो आपको इस एग्जाम में जाने से पहले याद होना चाहिए। और ये याद होगा तब जाकर के आप वर्णमाला वाले प्रश्नों को क्या कर पाओगे? सरल कर पाओगे। तो ध्यान देना, जब ACEG लिखूंगा मैं, ACEG लिखूंगा और उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा? IKMO लिखूंगा। तो जब मैं अंतर देखूंगा इनमें, तो यहां पर +8 का अंतर आएगा, यहां पर +8 का अंतर आएगा, यहां पर +8 का अंतर आएगा और यहां पर भी +8 का अंतर आएगा। यानी A के 8 स्थान बाद कौन आएगा? I आएगा। C के 8 स्थान बाद कौन आएगा? K आएगा। E के 8 स्थान बाद कौन आएगा? M आएगा। और G के 8 स्थान बाद कौन आएगा? ये O आएगा। कौन आएगा? O आएगा। इसी तरीके से यदि मैं 8 स्थान आगे बढ़ूंगा तो Q के 8 स्थान बाद में Y आएगा, S के 8 स्थान बाद में A आएगा और U के 8 स्थान बाद में C आएगा और W के 8 स्थान बाद में E आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे यहां पर सही उत्तर होने वाला होगा। ओके। पीटर पश्चिम की ओर 5 मीटर चल करके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीटर पश्चिम की ओर 5 मीटर चल करके, ध्यान देना, पश्चिम की ओर चलेगा तो कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। फिर कितना मुड़ जाता है? फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर ऊपर की ओर मोड़ना है आपको। कितना चलता है? 5 मीटर। कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। और अंत में दाईं ओर मुड़ करके फिर 5 मीटर चलता है। तो फिर 5 मीटर चलता है तो यहां आ जाएगा। पीटर अभी यहां है, पहले पीटर कहां था? यहां है। तो ये जो दूरी थी कुल 20 थी और इसमें से ये 5 माइनस हो गई, कितने रहे? 15 मीटर। कितने रहे? 15 मीटर। तो दूसरा ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। 4 लड़कों और 3 लड़कियों में औसतन 120 रुपये खर्च किए। यदि लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए तो लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा? तो पहले हमें इनका सामूहिक निकालना पड़ेगा। औसत जो खर्च आया, कुल खर्च आया, वो सामूहिक निकालना पड़ेगा। तो सामूहिक में जो कितनी संख्या है कुल लड़कों और लड़कियों की? 7 है। तो 7 को हम किससे गुणा करेंगे? 120 से गुणा करेंगे तो इनके जो सामूहिक खर्च है वो आ जाएगा। तो 7 × 120 कितना हो गया? 840। कितना हो गया? 840। यदि खर्च किए उनमें लड़कों का यदि औसतन खर्च, तो लड़के कितने हैं कुल? 4। तो लड़के कितने हैं? 4 है और उनका औसतन खर्च कितना है? 150। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा लड़कों का? कितना हो जाएगा? ध्यान देना, 400 और 200 कितने हो जाएगा? 600। अब लड़कियों का बताओ कितना खर्च हुआ? यदि दोनों का सामूहिक कुल खर्च 840 है और लड़कों का केवल सामूहिक खर्च है वो कितना है? 600 है। तो इनका अंतर कितना आएगा? 240। 240 आएगा। अब लड़कियां कितनी है इनका औसत निकालना है, तो लड़कियों का औसत पूछा है तो लड़कियां कितनी है? 3। तो 3 का हम क्या भाग दे देंगे? भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 80। तो 80 रुपये वो औसत खर्च लड़कियों का बचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार पेन का संबंध कवि से है उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होगा? तो पेन से हम क्या करता है? कवि कविताओं की रचना करता है। उसी प्रकार सुई से दर्जी है वो कपड़ों की रचना करता है या उसको सिलता है। तो दर्जी, सुई का संबंध किससे हो जाएगा? दर्जी से हो जाएगा। अगला देखते हैं। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? तो इंच, किलोग्राम और यार्ड, ये तीनों सेंटीमीटर, ये तीनों है। इंच, सेंटीमीटर और यार्ड, ये तीनों किसके मात्रक हैं? दूरी के मात्रक है।
जबकि किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। तो असंगत या संबंधित कौन नहीं हुआ? किलोग्राम नहीं हुआ। तो दूसरा ऑप्शन से वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। टॉम के पूर्व में है, पीटर टॉम के पूर्व में है, तो टी, और इसके पूर्व में कौन हो गया? पीटर, पीटर हो गया। टॉम जोन के उत्तर में है, टॉम जोन के उत्तर में, इसका मतलब जोन टॉम से दक्षिण में होगा, तो यहां पर जोम हो गया, यहां पर जोम हो गया। और माइक जोम के दक्षिण में, माइक जोन के दक्षिण में, इसका मतलब माइक है वो यहां होगा एम। तो अब पूछा क्या है? माइक पीटर के किस दिशा में? तो ये जो दिशा होगी वो ये दिशा होगी, तिर्यक दिशा होगी, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी और पश्चिमी। कौन सी दिशा? दक्षिणी और पश्चिमी दिशा। तो उत्तर होने वाला है 2 नंबर ऑप्शंस। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती और श्री गोपाल, यानी श्री गोपाल और उनकी पत्नी के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का मतलब एक भाई है, मतलब एक भाई होगा उस परिवार में। तो परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? तो ध्यान देना, एक भाई, 3 पुत्रियां और 2 श्रीमान और श्रीमती जी, कितने हो गए टोटल? 2 1 3 और 3 कितने हो गए? 6 सदस्य है वो परिवार में, कुल सदस्य होंगे। आपको ध्यान देना, 3 भाई, प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, इसी से भी ये क्वेश्चन होगा। प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, मतलब भाई एक ही होगा, और 3 मतलब एक भाई और 3 बहनों का परिवार है, और एक माताजी और उसके पिताजी है। तो कितने हो गए टोटल? 6 सदस्य हो गए परिवार में। विनोद के खेत में कुछ पशु और कुछ मजदूर है, पशु और मजदूर है। उनके पैरों की संख्या 130 और सिरों की संख्या कितनी है? 45 है। तो सिर तो प्रत्येक, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, कितना होता है? एक एक होता है। कितना होता है? एक एक होता है। ध्यान देना, लेकिन पैर में अंतर आएगा। पैरों में क्या आएगा? अंतर आएगा। पैरों में अंतर आएगा। जो मनुष्य के जो पैर होंगे, मजदूरों के जो पैर होंगे वो 2 होंगे, जबकि पशुओं के जो पैर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहां पर देखो, ध्यान देना, उनके पैरों की संख्या 130, जबकि सिरों की संख्या कितनी है? सिर जो हेड है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 45। मानी x पशु के सिर है और y किसके सिर है? मजदूर के सिर है। ठीक है, x प्लस पशु और मजदूर कितने हो गए? 45 हो गए। अब ध्यान देना, पैरों की संख्या, जब पैरों की संख्या से हम पर्सन्स को करेंगे, तो पैरों की संख्या में हम क्या कर देंगे? जो पशु वाले पैर हैं, जो पशु वाले पैर हैं उनको हम 4 से गुणा कर देंगे, और जो मनुष्य वाले पैर हैं हम उसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 130। अब ध्यान देना, जब दोनों पर्सन्स को सरल करेंगे तो ध्यान देना, हम इसमें से केवल 2 को क्या ले लेते हैं? उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो समीकरण थोड़ा सा सरल बन जाता है। समीकरण सरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का भाग दे देंगे। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 65। 65 हो जाएगा। अब y की जगह हम क्या रख देंगे? 45 माइनस एक्स रख देंगे। तो 2x प्लस 45 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 130। कितना हो जाएगा? y की जगह हमने क्या रख दिया? 45 माइनस एक्स रख दिया। अब ध्यान देना, 2x में से एक x गया तो कितना बचा? x बचा, प्लस के कितने बचे? 45 बचे और 130। जब मैं घटाऊंगा तो ध्यान देना, जब मैं घटाऊंगा इसको, तो यहां ध्यान देना, x में से 130 में से कितना जाएगा? 45। तो x का मान आ जाएगा। तो ध्यान देना, x क्या है? x क्या है? पशु, और y क्या है? मजदूर है। तो ध्यान देना, तो 130 में से जब 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 130 में से जब 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? ध्यान देना, 5। कितना बचा? 1 लिया, 2,
जब 30 में से घटाएंगे तब 30 और 15 85। तो x का मान कितना आया है 85 और y का मान कितना आ जाएगा टोटल, y का मान 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्य, अनुच्छेद, शब्द और वाक्यांश और अक्षर। अब इसमें आपको जो सबसे छोटा होगा वो पहले आपको समायोजित करना पड़ेगा। तो अक्षर सबसे पहले आएगा, अक्षर से क्या बनेंगे शब्द बनेंगे, शब्द से क्या बनेंगे अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से क्या बनेगा वाक्यांश। और पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्यांश और फिर वाक्य और फिर अनुच्छेद। तो ध्यान देना अक्षर फिर शब्द फिर वाक्यांश फिर वाक्य और फिर पैराग्राफ या अनुच्छेद बनेगा, अनुच्छेद बनेगा। तो वाक्य, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य और पैराग्राफ। ठीक है, तो यह उत्तर है वो हमारा सही होने वाला है। अनुच्छेद को हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। अब ध्यान देना प्रतिभाशाली होते हैं वो व्यक्ति, बच्चे कैसे होते हैं बुद्धिमान होते हैं, जबकि जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं वो उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं उत्पादक होते हैं। आंख पर चश्मा लगाते हैं तो टांग में क्या पहनते हैं भाई ध्यान देना, टांग में चश्मे की भांति क्या पहनते हैं टांग में चश्मे की भांति है वो जूते पहने जाते हैं। क्या पहने जाते हैं पैरों में क्या पहने जाते हैं जूते पहने जाते हैं। अगला देखना गुम वस्तु को पहचानिए, गुम वस्तु को पहचानिए। ये ध्यान देना ये क्या है इसका एक भाग हो गया। अब ध्यान देना ये इसमें समानता कौन रख रही है दूसरी आकृति। जब हम इसको ड्रॉवर को खींचेंगे तो कौन सी समानता रखेगी 2 नंबर आकृति है वो इसके समान दिखाई देगी। इन चारों को जब देखते हैं तो इनमें से जो समान है वो कौन सी दिखाई दे रही है, ध्यान देना कौन सी दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रही है। जैसे हम ऊपर से जिस प्रकार से कमीज का कट होता है वैसा का वैसा कट पैर को डालने के लिए किसमें होता है जूतों में होता है, वैसा ही वैसा एक ड्रॉवर में डालने के लिए एक क्या होता है कट होता है। तो 2 नंबर आकृति है वो यहां पर तर्क संगत या तार्किक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं लुप्त भाग का पता लगाइए। जब हम इस आकृति को देखेंगे तो ये त्रिभुज में दिखेगी। कैसा दिखेगी त्रिभुज में दिखेगी। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम इस षष्ठभुज को देखेंगे तो ये किस प्रकार में दिखेगी, ये जो है वो हमें वर्ग के रूप में दिखेगी। तो 1 नंबर आकृति है वो हमारा यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला देखते हैं ध्यान देना, अगला देखते हैं 1039, 2247, 3455 और 4663। ये एक श्रृंखला दे रखी है आपने 1039, 2247, 3455 और ये 4663। जब हम इनका अंतर देखेंगे तो अंतर है वो समान नजर आएगा। जब हम इनका अगले पद का पिछले पद से अंतर करेंगे तो वो अंतर है वो समान आएगा। जब आप अंतर करोगे तो प्रत्येक में कितना अंतर आएगा, प्रत्येक में कितना अंतर आएगा 1208 का अंतर आएगा। देख लो आप जब 2247 में से जब हम घटाएंगे 1039 को तो कितना अंतर आएगा 8, ये कितना हो गया 0, ये 2 और ये 1208 का। तो 1208 को अगले से अगले जोड़ता जा रहा है। तो 4663 में जब हम 1208 जोड़ेंगे, अब 4663 में जब 1208 जोड़ेंगे तो 8 3 1, तो उत्तर 1 वाला होने वाला। तो 1 वाला 2 में 1 हाथ की 1 लग गई, हमारे जो हासिल है वो 1 लग गई। 6 और 1 कितने हो गए 6 और 1 कितने हो गए 7। तो यहां पर 7 है तो दूसरा ऑप्शन से पूरी आपको जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा इगोत्तर वाला, अंत में इगोत्तर वाला कौन सा है 58 इगोत्तर है तो इगोत्तर वाला है वो उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान देना जिप्सम को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है MGSPYU। ध्यान देना GYPSUM को क्या लिखा जा रहा है MGPYU। ध्यान देना फादर को FATHER, फादर को क्या लिखा जा रहा है RFHTAE। यहां ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखना
जो पहला जो 8 1 2 3 4 5 और 6 जो छठा अक्षर है वो पहली जगह स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? छठा अक्षर है वो पहले स्थान पर, जबकि जो पहला अक्षर है वो दूसरे स्थान पर। तो ध्यान देना यहां पर भी क्या हो रहा है, जो छठा अक्षर है वो किस पर स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है? पहले स्थान पर। और जो पहला अक्षर है वो दूसरे स्थान पर। तो ध्यान देना इस प्रकार से देखो आप, तो पहले अक्षर को कहां करो, पहले अक्षर को कहां करो, पहले अक्षर को दूसरे स्थान पर करो। तो दूसरे स्थान पर दो जगह आ रहा है बी बी। ध्यान देना पहले अक्षर है उसको तो कितने स्थान पर करना है, पहला अक्षर कहां जा रहा है? ध्यान देना पहला अक्षर दूसरे स्थान पर चला गया तो दूसरे स्थान पर बी बी 2 में आ रहा है। लेकिन अब जो अक्षर है, जो 8वां अक्षर है, जो अंतिम अक्षर है वो कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? ध्यान देना पहले स्थान पर आ रहा है। तो दोनों में भी पहले स्थान पर है, उत्तर तो इनमें से होगा। लेकिन अब अगली बात की ओर जाना पड़ेगा। ये जो P है वो कहां से स्थापित हो रहा है? जो तीसरा अक्षर है वो चौथे से स्थापित हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो तीसरे और चौथे को बदलो, तीसरे और चौथे को बदलो तो O पहले आ जाएगा और Y बाद में आ जाएगा। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। असंगत को छांटिए। ध्यान देना केट, काऊ और गोट ये तीनों है वो डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं वो आते हैं, जबकि पिग सुअर है वो है जो डोमेस्टिक या पालतू जानवर नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहां पर सही उत्तर होने वाला है। एक कूट भाषा में ये प्रश्न है वो थोड़ा सा छपाई हल्की है इसकी, लेकिन आप देख लेना ऐसे प्रश्न को। ऐसे प्रश्न को जब हम करेंगे तो ध्यान देना LEWNASHSIPLOY प्लो का अर्थ है सी इज ब्रिंगिंग कॉफी। ध्यान देना VIRSUTLEW पोली का अर्थ है ही इज ब्रिंगिंग ए टी। ध्यान देना सुट लिम NS का अर्थ है टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। अब ध्यान देना यहां पर टी और कॉफी को देखना है और ही का पता लगाना है, ही के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान देना इससे प्रश्न में हम क्या करेंगे, जो शब्द है सी इज आ रखा है, ब्रिंगिंग आ रखा है, ब्रिंगिंग के लिए कौन सा शब्द है? अब दोनों में कॉमन देखो इज और ब्रिंगिंग वाला कॉमन मिलेगा। तो यहां पर ध्यान देना पोली शब्द है वो है एक तो कॉमन और ऊपर वाले में, और एक कौन सा शब्द है वो कॉमन है, एक कौन सा शब्द है वो कॉमन है। ध्यान देना एक शब्द और मिलेगा जो कॉमन मिलेगा HSI। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हम छोड़ते हैं एक बार प्रश्न को, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब ध्यान देना ऐसे कथनों वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे और 2 या 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के बजाय क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए? यानी जो आपने स्कूली शिक्षा या कॉलेज शिक्षा में जो डिग्रियां अर्जित की, कितनी दक्षता के साथ में अर्जित की, उनके आधार पर आपको किसी नौकरी में प्रवेश दे देना चाहिए। हाँ अब देखो तर्क दे रहा है इसके पीछे, 2 आदमी तर्क दे रहे हैं। हाँ उन अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यय सहन करने में असमर्थ है। ध्यान देना उन अभ्यर्थियों के लाभदायक है जो परीक्षाओं में व्यय सहन करने में असमर्थ है। नहीं, भर्तियों का आधार पूर्व अकादमिक उपलब्धियों उनका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विश्वविद्यालय के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। तो ध्यान देना ये व्यय वाला है, प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए व्यय वाला है, वह गौण है। ये तर्क कोई आधारहीन तर्क है, इसको हमने क्या मानना है? गौण मानना है। भर्तियों को इसका जो सही तर्क है, एक अफसर बनते हुए एक आपको निर्णय लेते समय जो सही तर्क देना होगा कि मान लिया जाए कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं प्रायोगिक परीक्षा में अधिक नंबर देते हैं, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो क्या रखते हैं लिखित परीक्षा के अधिक नंबर रखते हैं, और सभी विश्वविद्यालयों में जो प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, जिसके कारण से परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता नहीं बनी रहेगी। और विश्वसनीयता और वैधता नहीं बनी रहेगी तब
जाकर के क्या होगा, जो अभ्यर्थी होंगे उनके साथ क्या होगा, भविष्य को लेकर के खिलवाड़ पाए मिलेगा और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से जो कथन 2 है यहां पर वो सबसे मजबूत है। यहां ध्यान देना, ये रुपये पैसे वाला गौण तर्क है, रुपये पैसे वाले तर्क है वो यहां पर गौण तर्क होते हैं। जबकि यहां पर जो क्या होते हैं, वास्तव में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार को लेकर के जो तर्क दिए जाते हैं वो आपको मानने पड़ते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि उनमें सुधार आने से क्या होगा, जो आगामी जो भर्तियां हैं वो सही तरीके से चल पाएगी और उनके अंदर क्या आएंगे, योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक भैराराम जी बेड़ा ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार को एक हिदायत दी थी और उस हिदायत में यदि उस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाए तो परीक्षा जो संपन्न करवाने की जो भार आज बढ़ रहा है सरकार पर कि एक साथ इतने अभ्यर्थियों की व्यवस्थाएं कैसे की जाए, उसका भी क्या निकल सकता है, समाधान निकल सकता है और अभ्यर्थियों के साथ में भी क्या हो सकता है, भला हो सकता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो ये बात अच्छी बात है, लेकिन सरकार कब तक लागू करेगी, ये लागू जरूर करेगी, ये सोचने की बात है। अब देखो कितने क्रिकेटर ने तो मुक्केबाज है और ने फुटबॉलर है। अब ध्यान देना, यहां पर एक आकृति दी गई है, इसमें से देख करके बताना है आपको कितने क्रिकेटर ने तो मुक्केबाज है और ने ही फुटबॉलर है। तो यहां पर जब हम इस प्रश्न को सरल करेंगे तो पहले ध्यान देना चाहिए कौन कौन सी आकृति है वो किस किस को दर्शा रही है। तो ध्यान देना, जो वर्ग दिख रहा है आपको, जो वर्ग दिख रहा है ऊपर वाला वो बॉक्सर को दिखा रहा है, जो नीचे वाला वर्ग दिख रहा है वो किसको दिखा रहा है, फुटबॉलर्स को दिखा रहा है, ध्यान देना। और जो सर्किल दिख रहा है वो क्रिकेटर को दिखा रहा है, जो अंदर वाला सर्किल दिख रहा है वो किसको दिखा रहा है, फाइनलिस्ट को दिखा रहा है। तो कितने क्रिकेटर ने तो मुक्केबाज है, तो मुक्केबाज कितने क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में जाओ पहले, क्रिकेटर में कौन कौन आ गए भाई, 44, 3, 5, 7, 12 और 22 आ गए। कितने क्रिकेटर ने तो मुक्केबाज है, ने तो मुक्केबाज है, तो मुक्केबाज वालों को छोड़ दो, मुक्केबाज वाले ये हो गए 7, 5 और 44 हो गए, ने तो मुक्केबाज है और नहीं फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर वाला भी छोड़ दो, एक 22 भी छोड़ दो, तो बचा कौन, बचा कौन, बचा कौन, ध्यान देना, बचा है 12 या 3। तो दो ऑप्शंस है वो आपके सही होने वाले हैं। तो 12 भी हो सकता है इसका ऑप्शन और 3 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन से वो यहां पर राइट हो सकते हैं और दोनों ही माने थे। एसएससी में ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन से वो सही माने गए थे और इसी कारण से आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बोर्ड इसको डिलीट करता है या नहीं करता है। ऐसे प्रश्न 1 या 2 आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जिसमें 2 ऑप्शन से वो सही होंगे और उस प्रश्न को डिलीट करे या दोनों जो ऑप्शन है उसके सही करने वाले अभ्यर्थियों को नंबर दे, वो अलग अलग बोर्डों पर निर्भर करता है। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल छपते हैं, ये हूबहू उसी पैटर्न में बनाया गया पेपर है। 109 और 90 का जब अंतर करेंगे, अब देखो ये एक श्रेणी दी गई है संख्या की, जब 109 और 90 का अंतर करेंगे तो वहां पर 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा। ध्यान देना, जब हम 190 और 39 का अंतर करेंगे तो यहां क्या आएगा, 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। जब हम 239 और 264 का अंतर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ध्यान देना, यहां पर आएगा 25। और जब 264 और 273 का अंतर करेंगे तो यहां आएगा 9। तो यहां पर किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यहां पर क्या इसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और यहां पर किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो यहां पर 3 का स्क्वायर है, 9, 7, 5, 3। तो अब किसका स्क्वायर जुड़ेगा, 1 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर जुड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 273 में कितने हो गए, 1, तो 274 है, वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला देखो, निम्नलिखित 4 शब्दों में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ का चयन कीजिए। जो मतलब आप इनसे मेल नहीं खाता है, जो बेमेल है या बेजोड़ है, उनको चुनना है। तो चश्मा, ये चश्मा और बाईफॉल्स है, ये किस पर पहने जाते हैं,
आंखों पर पहने जाते हैं, जबकि ऑप्टिकल रीडर है वो आंखों पर नहीं पहना जाता है। तो डी ऑप्शन है वो यहां पर सही होने वाला है। अब देखो, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जबकि चौथा है वो भिन्न है, तो भिन्न का आपको चयन करना है। तो ध्यान देना, जब एक दशभुज, सप्तदशभुज और पंचभुज पर हम जानेंगे, तो एक दशभुज, सप्तभुज और पंचभुज। तो एक दशभुज का मतलब हो गया 11 भुजा वाला, सप्तभुज का मतलब हो गया 7 भुजा वाला, और पंचभुज का मतलब हो गया 5 भुजा वाला कोई आकृति है। लेकिन षष्ठभुज का मतलब क्या हो गया, 6 भुजा वाला। तो ये जो तीनों आकृतियां हैं 11, 7 और 5 वाली, ये तीनों विषम आकृतियां हैं, विषम रेखा वाली आकृतियां, जबकि षष्ठभुज वाला है वो सम वाला है। तो षष्ठभुज है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पसंद दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। अब ध्यान देना, ट्यूबरक्लोसिस किसको प्रभावित करती है, फेफड़ों को। तो टाइफाइड से कौन प्रभावित होगा, आंत्र। जो हमारी आंत है वो टाइफाइड से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ऑप्शन आंत है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अब ध्यान देना, पहले क्या करेगा व्यक्ति, ये 4 शब्द दिए होंगे, इसको आपको सेट में करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति क्या करेगा, अपराध करेगा। पहले व्यक्ति क्या करेगा, अपराध करेगा। तो 3 नंबर, ध्यान देना, पहले व्यक्ति क्या करेगा, अपराध करेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो पहले आएगा। तो 3, 3, 2 में फिर अपराध करने के बाद में कौन आएगा सबसे पहले, पुलिस आएगी। तो 3, 1, 3, 1, 2 में ऑप्शंस में। फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या देगी, ध्यान देना, पुलिस है वो किसके सम्मुख पेश करेगी, न्यायाधीश के सम्मुख पेश करेगी। तो 3 के बाद में 1 और फिर क्या आ गया 4। तो चौथे ऑप्शंस में, और फिर न्यायाधीश क्या करेगा, न्यायाधीश निर्णय देगा, और निर्णय का आधार पर व्यक्ति को क्या होगी, सजा होगी। तो ये क्रम रहता है एक न्यायिक प्रणाली का, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। अब जब हम इस आकृतियों को देखेंगे तो इस आकृतियों के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो ध्यान देना, जब 7 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4। जब 14 को मैं 56 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4। जब मैं 18 को 54 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3। जब मैं 13 को 65 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5। जब मैं 8 को 32 से डिवाइड करूंगा, 32 को 8 से डिवाइड करूंगा, 8 चौक 32। जब 12 को मैं 84 से डिवाइड करूंगा तो 7। अब ध्यान देना, ये जो संख्याएं बीच वाली है वो कैसे लिखी गई, 4, 4 को जोड़ करके 8 लिखा गया है, 5, 3 को जोड़ करके क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। तो जब 7 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11। तो 11, 2 नंबर ऑप्शंस में 11 है वो हमारा सही उत्तर होने वाला है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। ध्यान देना, आप जब बदलोगे तो बदलने का क्रम क्या होगा, जब हम बदल करके देखते हैं, आओ तो पहले ऑप्शंस में हम बदल करके देखेंगे। तो पहले ऑप्शन में माइनस की जगह क्या लाना है, गुणा, और गुणा की जगह क्या लाना है, माइनस। तो 72, अब ध्यान देना, माइनस की जगह, गुणा की जगह क्या लाना है, माइनस लाना है। 72 माइनस 18, बाकी चिन्ह है जैसे कि जैसे रखना है हमें, भाग 9, और यहां पर क्या हो जाएगा, भाग 9 प्लस 19, और माइनस की जगह क्या ले आऊंगा, 39। अब देखो, इसको आपको ज्यादा गुणना ही नहीं है, हमें क्या लाना है, 16 उत्तर लाना है। जब मैं इसको, ध्यान देना, जब मैं इसको और इसको गुणा करूंगा और 9 को 18 से भाग दूंगा तो संख्या 16 से ज्यादा आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है। तो ये तो उत्तर होने वाला नहीं है। अब आपको अंदाजा लगाना है, आपको पूरा सरल करोगे तो टाइम जाएगा, आपको अंदाजा लगाना है कि इससे बड़ी संख्या बन रही है, थोड़ी बहुत क्या बन रही है, बड़ी संख्या बन रही है। अब ध्यान देना, अगला जब चिन्ह करेंगे, जब हमें क्या करना है, प्लस के स्थान पर क्या करना है, गुणा, और गुणा के स्थान पर क्या करना है, प्लस। तो 72 प्लस 18, गुणा की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ध्यान देना, भाग को छेड़ना ही नहीं है हमें, यहां पर 9 और प्लस की जगह क्या करना है, गुणा 19 और माइनस 39। अब ध्यान देना,
जब मैं यहां पर करूंगा तो 72, 9 दू 18 हो गए, तो 74, और 74 को किससे गुणा करूंगा, 19 और माइनस 39। अब देखो उगनी दूना 38, तो 72 प्लस 38 माइनस 39। जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर एक बच जाएगा माइनस का, लेकिन इगोत्तर उतर आएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें कितना लाना है, 16 लाना है। अब देखो अगला अगला को बदल करके देखते हैं। तो माइनस की जगह क्या करना है, प्लस, और प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। तो 72 इंटू 18 भाग 9, प्लस की जगह क्या करना है, माइनस, और माइनस की जगह क्या करना है, प्लस। तो यहां पर देखना भाई बड़ी संख्या बन रही है, यहां पर भी बड़ी संख्या बन रही है, क्योंकि 72 को 18 से गुणा करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, और ये 16 के नजदीक ही नहीं पहुंच जाएगी। तो इसको यही छोड़ दो आप, इस ऑप्शन को जब सरल करोगे। अब देखो भाग की जगह क्या करना है, गुणा, और गुणा की जगह क्या करना है, भाग। तो भाग की जगह क्या करना है, गुणा, तो गुणा की जगह भाग। तो 72 भाग 18, और यहां पर क्या कर दूंगा, गुणा, भाग की जगह क्या कर दूंगा, गुणा, 9 प्लस 19 माइनस 39। इसको बदल करते हैं, तो 18 तिरिया 54, 18 तिरिया 54। जब 72 का 18 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, तो 9 चौक 36, 36 यहां पर आ जाएगा, और 36 जब यहां पर देखेंगे तो ध्यान देना, 9 चौक 36, और जब 19 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होगा। बिना किसी देरी के प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे। प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे। राजेश 45 मिनट देर से पहुंचा। इस प्रकार वे प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देरी पर था, 15 मिनट देरी पर था। तो बताइए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। राजेश 45 मिनट देरी से पहुंचा, और इस प्रकार प्रशिक्षण समय से 15 मिनट देर था। तो जब 8:35 पर कौन पहुंच रहा है, कोच पहुंच रहा है, और राजेश कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 45 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो 45 मिनट जब जोड़ेंगे तो ध्यान देना, जब 45 मिनट जोड़ेंगे तो प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। तो ध्यान देना 8:35 में जब 45 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:35 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे 60 हो गए। ये हो गया, आप 40 और 40 जोड़ेंगे तो 20, 9:20 पर कौन पहुंच रहा है, राजेश पहुंच रहा है। ध्यान देना, इसको इस तरीके से देखना है। वो 15 मिनट देरी से था, वो 15 मिनट देरी से था, इसका मतलब 9:05 था, वो प्रशिक्षण शुरू होने का समय था। लेकिन प्रशिक्षक महोदय कब पहुंच गए हैं, 8:35 पर भी पहुंच गए। तो 8:35 का मतलब कितना हो गया, 25 मिनट तो वो और 5 मिनट ऊपर वाले, तो 30 मिनट पहले हैं वो कौन पहुंचे हैं, प्रशिक्षक महोदय या जो कोच है वो मैदान में पहुंचे हैं। ओके। शैलेश ने सोमवार को फिल्म देखी। शैलेश ने कहा कब फिल्म देखी है, सोमवार को फिल्म देखी। नितिन ने विकास के 2 दिन पहले और शैलेश से 3 दिन बाद फिल्म देखी। नितिन ने विकास, अब ध्यान देना, शैलेश है वो सोमवार को देख रहा है। सोमवार को कौन देख रहा है फिल्म, शैलेश देख रहा है। नितिन ने विकास से 2 दिन पहले, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले और शैलेश के 3 दिन बाद। तो शैलेश के 3 दिन बाद कौन होगा, शैलेश के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, गुरुवार। गुरुवार को कौन फिल्म देख रहा है, नितिन फिल्म देख रहा है, नितिन फिल्म देख रहा है। और विकास से कितने दिन पहले देख रहा है, 2 दिन पहले। तो विकास ने कब फिल्म देखी, तो 2 दिन पहले कर लो, गुरुवार के 2 दिन पहले कौन सा बार आएगा, गुरुवार से पहले बुधवार और बुधवार से पहले मंगलवार। तो हमारा मंगलवार है वो सही उत्तर होने वाला है।
अगला प्रश्न देखते हैं, विलंबन ट्रॉफी जिस प्रकार से टेनिस से संबंधित है उसी प्रकार से वोकर कप है वो गोल्फ का एक टूर्नामेंट होता है। किसका टूर्नामेंट होता है? गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। ओके, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है? तो यहां ध्यान देना, इस शब्द में, डाउट शब्द में बी है वो साइलेंट है। उसी तरीके से हमें 4 ऑप्शंस में से वो शब्द चुनना है जो जिसमें एच साइलेंट है। तो हाउस में बोला जा रहा है, होप में भी बोला जा रहा है और इनहिबिट में भी बोला जा रहा है, तीनों में बोला जा रहा है, लेकिन ऑनेस्ट में है वो नहीं बोला जा रहा है। तो ऑनेस्ट है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 28वें स्थान पर है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ करके क्या कर दो, एक क्या कर दो, घटा दो। तो 28 से 7 कितने हो गए? 28 और 7 कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। और इसमें क्या कर दो, प्लस 1 कर दो, 35 और 1 36, तो 36वां स्थान हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, एक खास कोड में मेडो MEADOWS को क्या लिखा जाता है? RWNENFB लिखा जाता है। तो PRIS को क्या लिखा जाएगा? अब ध्यान देना, यहां पर जब क्रम देखेंगे तो ध्यान देना, MEADOWS, ध्यान देना, इसको क्या बनाया जा रहा है? RVNENFB। अब देखो यहां पर ध्यान देना, S को के बाद में क्या आता है? R के बाद में क्या आता है? S। ध्यान देना, यहां पर क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। W के H से पहले VW -1 कर रहा है, ठीक है। और O से पहले PQRS, तो -1 -1 और -1। तो यहां पर देखो -1, P से पहले -1 कौन सा होगा? P से पहले -1 कौन सा होगा? 1। अब ध्यान देना, R से पहले S, तो यहां पर RSRFJSQ हो जाएगा उत्तर। अगला देखो, एक दीवार को खिड़की और खिड़की को दरवाजा कह रहा है। एक दीवार को क्या कह रहा है? खिड़की, और खिड़की को क्या कह रहा है? दरवाजा। दरवाजे को क्या कह रहा है? फर्श, और फर्श को क्या कह रहा है? छत। छत को क्या कह रहा है? वेंटिलेटर कह रहा है। तो कूट भाषा में व्यक्ति कहां खड़ा होगा? तो जो व्यक्ति खड़ा होता है किसी कमरे में वो कहां होता है? फर्श पर खड़ा होता है। और फर्श को हम क्या कह रहे हैं? फर्श को हम क्या कह रहे हैं? छत कह रहे हैं। तो व्यक्ति छत पर खड़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के, निम्नलिखित में 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, तो ये अपने समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? तो ध्यान देना, तालाब, दरिया, झील और नहर। जब हम देखेंगे तो तालाब, दरिया और झील और नहर, तो ध्यान देना, दरिया, झील और ये जो नहर है इसमें पानी क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है, जबकि तालाब है उसमें पानी है वो स्थिर रहता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही होने वाला है। निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक है और इस प्रकार से ये अपने समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? तो ध्यान देना, यहां पर जो 39, 78 और 65 है वो तो है क्या है? ध्यान देना, वो तो है भाज्य संख्या है, जबकि 53 है वो अभाज्य संख्या है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से क्या नहीं हो रही है? विभाजित नहीं हो रही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में 4 में से 3 किसी एक प्रकार के समान है, उनका एक समूह बनता है, और वह कौन सा है जिसमें समूह नहीं बनता है? तो ध्यान देना, सोना, प्लेटिनम और टंगस्टन ये धातु है, जबकि हीरा क्या है? एक ए धातु कार्बन का अपरूप है, तो हीरा है वो अलग होने वाला है यहां पर। ओके, एक परिवार में 3 बच्चों की कुल आयु कितनी है? 27 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद उसकी कुल आयु कितनी होगी? तो 3 वर्ष बाद कितने जोड़ दो? 3 वर्ष बाद 3 की कितनी जुड़ जाएगी? 3 × 3 9 जुड़ जाएगी। तो 27 + 9 कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। तो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो सकती है
अब ध्यान देना, एक आदमी 5 मीटर दक्षिण की ओर, ध्यान देना, एक आदमी है वो 5 मीटर किस ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। 2 मीटर किसकी ओर जा रहा है, पूर्व की ओर। तो 2 मीटर किसकी ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। फिर 2 मीटर किसकी ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। 4 मीटर फिर किसकी ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। और 7 मीटर फिर किसकी ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। अब वे जिस दिशा से चला था वे प्रारंभ स्थान पर पहुंच जाए। वे किस दिशा में चले कि वो प्रारंभ के स्थान पर पहुंच जाए। तो अब देखो यहां से जाना है, इसको प्रारंभ में यहां से चला था तो यहां से जाना है, तो वो किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, और ये दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। एक आदमी ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, इसका मतलब वो लड़की, आदमी उस लड़के का कौन लगता है, तो वो लड़की उसकी क्या होगी, बहू होगी, और वो क्या हो गया, उसका ससुर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की मां है। वो मेरे बेटे की इकलौती बेटी की मां है, इकलौती बेटी की मां है, इसका मतलब महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बेटे की इकलौती बेटी कौन होगी, इकलौती बेटी की मां कौन होगी, उसकी बहू होगी। तो ये बहू है, वो उत्तर सही होने वाला है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा कौन हो गया, पिता, और पिता का बेटा कौन हो गया, भाई। तो यहां पर भाई है, वो सही उत्तर होने वाला है। अब देखते हैं हम वो प्रश्न जो जीके के, हालांकि मैं कह सकता हूं कि समय इसी तरीके से आपको हल करना है, इसी रिपीटली से आपको तार्किक क्षमता के प्रश्न से वो सरल करने हैं। लेकिन कुछ गलतियां हो सकती है आपकी भी पेपर में, क्योंकि आप भी क्या सोच सकते हो, उलझ सकते हो उन प्रश्नों में, और आप उस प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दे, नहीं आ रहा है तब आप बिल्कुल छोड़ दे, टच नहीं करें, माइनस मार्किंग है बच्चे, क्योंकि ये मेरिट है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं जाने वाले जेल प्रेरी की, क्योंकि सभी बच्चे हैं वो औसतन या मध्यम क्लास के विद्यार्थी है, वो यहाँ पर एग्जाम्स देते हैं, और उन वो बच्चे हैं जो इसमें वास्तव में लगे हुए नहीं है। क्योंकि जब मैं शिक्षक भर्ती की बात करूंगा, जब मैं कांस्टेबल भर्ती की बात करूंगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल उसी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक क्या है, पाइपलाइन भर्तियां हैं, मुख्य भर्तियों में नहीं है, ये पाइपलाइन भर्तियां, और छोटी भर्तियों में व्यक्तियों का क्या रहता है, फोकस नहीं रहता है। अब जो जीके के प्रश्न मैं लेने जा रहा हूं, ये प्रश्न 25 प्रश्न आएंगे, वो आपके विविध जीके के आएंगे, जिसमें समसामयिक हो सकता है, जिसमें आपका भारत का कुछ नॉलेज है, वो चाहे भौगोलिक कह सकता हूँ, ऐतिहासिक नॉलेज है, भारत से संबंधित कुछ पूछा जा सकता है, और भारत में जो जितने भी अभी अभी जो नवाचार चल रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, इससे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं 25 में से, और इन्हीं प्रश्नों में से मैंने अगले 25 प्रश्न से वो सम्मिलित किए हैं, और इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आपको डिटेल से पढ़ना है। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। अब आपको ध्यान रखना है दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान देना। दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ध्यान देना, जब प्रत्येक जो वर्ष होता है वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है, वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उस दिन विकलांग क्षेत्र में, विकलांगता के क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में, दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं या जिलों को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, ध्यान देना। तो इस दिन है वो जो 2 जिले हैं वो कौन कौन से जिनको शामिल किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 जिले आएंगे सलूम्बर व डूंगरपुर। कौन आएंगे, सलूम्बर व डूंगरपुर। क्यों दिया गया, क्योंकि जो 2016 है दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 है, इनका सबसे प्रभावी क्रियान्वयन
इन 2 जिलों में देखा गया था। यानी इसमें जो जो बातें लिखी गई है 2016 का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम है, जिसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं दी गई है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए या उनके प्रभावी इंप्लीमेंटेशन के लिए इन जिला प्रशासन ने, इन दोनों जिलों के जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इस कारण से उनको दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। तो सलूम्बर व डूंगरपुर है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला देखिए प्रश्न, सितंबर 2024 में एक प्रश्न यहां से आएगा, निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थानी साहित्य की असाधारण सेवा के लिए, यानी राजस्थानी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है, यानी लीक से हट करके, असाधारण किसको बोलते हैं? एक तो जो आदमी लीक चलता है उसको बोलते हैं साधारण, जो काम करता आ रहा है वो होता आ रहा है, लेकिन असाधारण मतलब आपने क्या किया, दुनिया से कुछ हट करके किया है। जैसा गोल गुरु दे रहा है, एग्जाम से पहले आपको एग्जाम जैसा अनुभव करवा रहा है गोल गुरु, और वो भी बिना किसी परीक्षा के। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको वास्तव में ऐसा अनुभव होगा कि वास्तव में जब कल आप पेपर को देखोगे तो वास्तव में ऐसा अनुभव होगा कि जो मैंने गोल गुरु एकेडमी पर देखा था वही पेपर है। ठीक है, तो असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार किससे दिया गया? तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र देवल, डॉक्टर प्रकाश चंद्र देवल है, वो राजस्थानी साहित्य के बड़े ही अच्छे ख्यात नाम जो है वो लेखक हैं, उनको दिया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र देवल को दिया गया था। ओके, अब देखो अगला प्रश्न, बिल्कुल सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, लड्डू प्रश्न देखने को मिलेंगे बीच बीच में कि आप उन पर 2 मिनट भी नहीं लगाओगे। असम का क्षेत्रीय नृत्य जन्म से पढ़ते आ रहे हैं बिहू, कौन सा हो जाएगा? बिहू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस धातु में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है? तो ध्यान देना, यहां पर दुर्ग नहीं है, यहां पर क्या दुर्ग नहीं है, यहां पर है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन, यहां पर टंगस्टन है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी यानी जो इसमें बैक्टीरिया को खत्म, जीवाणु को खत्म करने की क्षमता होती है। तो जो मैं देखो, मैं इसमें से एक टंगस्टन एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन जो सोना, प्लेटिनम और चांदी है इनमें बैक्टीरियल प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन इनमें से आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया के प्रति जो प्रतिरोधी होता है, वो सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कौन होता है? सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है। गोल्ड है वो सबसे ज्यादा है, वो क्या होता है? इस बैक्टीरिया के प्रति होता है, प्रतिरोधी होता है। अब ध्यान देना, बनिहाल जवाहर सुरंग, अब आपको जब हिमालय के भाग पढ़े थे, विभाग पढ़ते हैं हम इंडिया जीके में, तो आपको ध्यान देना चाहिए बनिहाल जवाहर सुरंग कहां है? ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में। ध्यान देना, कहां है? जम्मू कश्मीर में। हिमालय के किस विभागों के अंतर्गत आता है? तो अब जम्मू कश्मीर वाला भाग है वो हमारा आता है छोटा हिमालय या लघु हिमालय के भाग में आता है। तो 2 नंबर ऑप्शन से वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अब देखो, कल भैराराम जी बात करे थे, आपको ऑप्शंस में लिखना था कि कौन सा क्षेत्र छूट गया जो आपको ऑप्शंस में लिखना था, कल का जो वीडियो है। और एक मैं बात बता दूं, जो भैराराम जी ने अभी भी आपने यदि वीडियो नहीं देखे हैं पुराने जेल प्रेरी वाले पेपर, तो वो देख ले, भैराराम जी के डाले हुए हैं सबके सब। और उन प्रश्नों में से आपको लगभग 40 से 60% प्रश्न से वो रिपीट मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नामांकित सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। ध्यान देना, कल बताया था 1/3, 1/12, 1/6 अलग अलग विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनको नामित राज्यपाल करता है। उसी तरीके से राष्ट्रपति है वो भी क्या करता है? कुछ सदस्यों को क्या करता है? राज्यसभा के अंदर नामित करता है। लेकिन उनको किस क्षेत्र में अनुभव चाहिए, वो कुछ किस क्षेत्र में ख्यातनाम होने चाहिए, प्रसिद्ध होने चाहिए, तो वो क्षेत्र होगा आपका, वो साहित्य में ख्यातनाम होने चाहिए, वो विज्ञान में ख्यातनाम होने चाहिए, वो कला में ख्यातनाम होने चाहिए, और वो सामाजिक सेवा में ख्यातनाम होने चाहिए। इसके साथ में वो खेल में क्या हो सकते हैं? ख्यातनाम हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर सिनेमा गलत हो गया, यहां पर क्या हो गया? संगीत गलत हो गया, और यहां पर फिल्म गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? ध्यान देना,
ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न से बहुत बार पूछा जाता है और ये प्रश्न लगभग 50-60 भर्तियों में रिपीट हो रहा है, 50-60 भर्तियों में रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री है वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जो लोकसभा का, जब अस्थायी लोकसभा बनती है, जब नए चुनाव होते हैं, उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसको वो है वो शपथ दिलाता है, या अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। अब ध्यान देना, उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री नाम की कोई शपथ होती नहीं है। और ध्यान देना, जो चौधरी देवीलाल पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उप प्रधानमंत्री नाम से शपथ ली थी। उप मंत्री और संसदीय सचिव को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ओके, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है? देखो लड्डू क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, तो किसको संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। अगला देखो, आपदा प्रबंधन में निम्न में से कौन सा पुनर्वास प्रमुख प्रकार नहीं है? तो आपदा प्रबंधन में पुनर्वास के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो होता है भौतिक पुनर्वास, जिसमें हम क्या बनते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स का, जो रोड्स का, जो अलग अलग जो डेवलपमेंट के जो क्षेत्र थे उनमें नुकसान हुआ है, पुल्स का, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसको हम खड़ा करते हैं, तो उसको तो बोलते हैं हम भौतिक पुनर्वास, उसको तो हम बोलते हैं भौतिक पुनर्वास। इसके अलावा सामाजिक पुनर्वास का मतलब होता है, कुछ लोग हैं वो अपनी रीति नीतियों से अब क्या हो गए, बिछुड़ गए, तो उनको पुनः क्या करना, सोशल स्टेज पर क्या लाना, सोशल स्टेज पर क्या लाना, उनकी रीतियां नीतियां, उनकी संस्कृति को जीवित करना, वो होता है सामाजिक पुनर्वास। मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, कुछ लोग क्या हो जाते हैं, जब आपदा आती है तो मस्तिष्क से या मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, और उनको मनोवैज्ञानिक इस तरीके का कई प्रकार की बीमारियां हैं, वो मानसिक बीमारियां हैं, वो घेर लेती है, तो उनको भी हम क्या देते हैं, मनोवैज्ञानिकों या चिकित्सा सहायता, नैदानिक चिकित्सा परीक्षण करा करके हम उनको सहायता देते हैं। लेकिन राजनीतिक पुनर्वास नहीं होता है। तो कौन सा पुनर्वास प्रकार नहीं होगा? राजनीतिक पुनर्वास किसी भी प्रकार का पुनर्वास प्रकार नहीं है। अब राजनीतिक पुनर्वास तो ये हो सकता है, किसी कोई नेता, ध्यान दिया जाए, किसी नेता को किसी पार्टी में अनबन के कारण से बाहर निकाल दिया और कुछ दिनों बाद में उसको फिर वापस क्या दिया जाता है, वापस पार्टी में ले लिया जाता है, तो उसको तो बोलते हैं राजनीतिक पुनर्वास। तो ऐसा आपदा में कुछ नहीं होता है। ओके, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना है वो नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2003 को की गई। ऐसे पर्सन, ये जो 4% जो 5% से आपदा प्रबंधन वाले, इसमें से हुबहू पर्सन आ सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र की कहां स्थित है? तो ये है हवाई द्वीप अमेरिका में, होनोलुलु में। यानी जो सुनामी, जो समुद्र में भूकंप के कारण से जो आपदा आती है, जिसके कारण से जो जल है वो क्या हो जाता है, आवासीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बिल्कुल क्या कर देता है, जल तर बना देता है उन क्षेत्रों को, तो वो जो आपदा होती है उसको बोलते हैं सुनामी। और ये सुनामी के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सूचना केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है? होनोलुलु, यानी जो हवाई द्वीप है होनोलुलु, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वहां पर यह सूचना केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैनुअल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो ध्यान देना, यह झील होगी, बिल्कुल अच्छी झील होगी, मणिपुर लोकटक झील। कहां की झील है? लोकटक झील। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और ये संगाई जो हिरण होते हैं, जो एक सींग वाले नाचने वाले नृत्य संगन होते हैं, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध क्षेत्र है लोकटक झील वाला। तो लोकटक झील है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है? तो ये जो जनजाति होगी वो होगी जारवा, और ये भारत की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ये लगभग, इस लोगों की संख्या अब लगभग 1000 के पार गई है। तो ये अंडमान निकोबार एक छोटा सा प्रदेश है जहां पर ये जारवा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? जारवा। चिंटी के डक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिंटी के डक में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, HCOOH। ये फार्मिक अम्ल होता है, या मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं इसको, तो फार्मिक अम्ल भी नाम आ सकता है। तो चींटी के डक में, या नेटल डक, एक रीट में ये प्रश्न आया था नेटल डक में,
तो नेट्रल डंक की जगह क्या लिख सकता है, चींटी का डंक भी पढ़ सकता है। तो मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन आता है। तो जंग लगने पर जो फेरस है वो Fe2O3 में बदलता है, फेरस ऑक्साइड में बदलता है। तो ये जो यौगिक जब इसका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो वो फेरस से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इस कारण से ये क्या बढ़ जाता है, लोहे का भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाता है। तो लोहे का भार कम नहीं होता है, कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दक्ष संयंत्र है। दक्ष संयंत्र का मतलब वो है जो सतत पोषणीय विकास को बनाए रखे, जो जलवायु को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो पर्यावरण को क्या नहीं नुकसान पहुंचाए या किसी भी प्रकार की मानवीय क्षति न करे। तो जल विद्युत संयंत्र, कोयला से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। परमाणु से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। डीजल से भी क्या निकलेगा, धुआं। तो जल विद्युत शक्ति संयंत्र है वो क्या होंगे, दक्ष शक्ति संयंत्र होंगे। इनसे किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान नहीं है। भारत में हरित क्रांति के द्वारा गया चावल और गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार का बीज प्रचलन में लाया गया। तो वो बीज होगा HYV बीज। कौन सा बीज होगा, HYV बीज। ओके। भारत के संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। तो जिसको हम लघु संविधान बोलते हैं, इंदिरा गांधी ने लघु संविधान कहा है, ये होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। सबसे लंबा संशोधन कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था। तो बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रवर्ती और भावभूति। ध्यान देना, यहां पर जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि होगा वो हरिसेन होगा। इसमें ध्यान देना, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में अपनी कुछ लाइनें, संगीतमय लाइनें जिनकी संख्या 36 बताई जाती है, प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखी है। समुद्रगुप्त का ये एक दरबारी कवि था। ओके, हरिसेन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन होती है। तो इसके कारण से एसिटिलीन उत्पादित होती है और एसिटिलीन से एथिलीन बनती है और एथिलीन से वो जल्दी ही फलों को पका देती है। लेकिन ध्यान देना, इस प्रकार से पके हुए फल बहुत सारे शरीर के अंदर बहुत सारे नुकसान पैदा करता है, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। इस कारण से इस प्रकार से पके हुए फलों का क्या होता है, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार ने सारे के सारे फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाने पर रोक लगा दी है। तो कैल्शियम कार्बाइड के कौन सी गैस पैदा करता है, एसिटिलीन गैस पैदा करता है। अगला देखते हैं, अनुप्रति योजना के बारे में। बहुत अच्छी प्रचलित योजना है और ये प्रश्न आता रहा है और आता रहेगा। ये योजना अनुसूचित जाति और लड़कियों के विवाह हेतु है। तो विवाह हेतु नहीं है भाई। ये योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करती है। ये योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ध्यान देना, जो प्रतिभावान विद्यार्थी जो वास्तव में SC और ST से संबंधित है और उनको वास्तव में क्या नहीं मिल रहा है, कोचिंग्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को सरकार क्या देती है, जो पेपर पास करने के बाद में अब इसका दायरा बढ़ गया, जो RS है, जो IAS का प्री पेपर पास करने के बाद में वित्तीय सहायता देती है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रति योजना। अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे एग्जाम से उसको शामिल कर लिया गया है इसमें। अब ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में आपेक्षिक योगदान, यानी इसमें सबसे ज्यादा कौन है, इसके बाद में कौन सा जो है वो प्रभावित करती है, तो CO2 है, वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो CO2 सबसे पहले, फिर इसके बाद में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो पड़ती है मेथेन CH4, फिर इसके बाद में CFC और फिर N2O। तो ये क्रम किसमें, अब ध्यान देना, सबसे तेजी से जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है वो गैस होती है CFC, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे तीव्र पूछे तो CFC और सबसे ज्यादा पूछे तो CO2। तो CO2 वाला पहला ऑप्शन देखो, CO2 के बाद में CH4, फिर कौन सा है, CO2 के बाद में CH4, फिर CFC, फिर N2O। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। चलो
अगला देखते हैं बिना किसी देरी के। एक वयस्क देही कोशिका में क्लोन की गई पहली स्तनपायी डोली भेड़। अब क्लोन क्या होता है? दो तरीके के जीवों को क्या किया जाता है? आपस में संकरण कर करके उसके एक विशिष्ट प्रकार की, मतलब एक अधिक परिष्कृत प्रजाति पैदा की जाती है, उसको बोलते हैं क्लोन सिस्टम। क्लोन से पहली भेड़ है वो कौन सी पैदा की गई थी? डोली नामक भेड़ पैदा की गई थी। तो ध्यान देना, ये डोली है वो 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये डोली है वो स्काउटलैंड में पैदा हुई थी, और ये डोली फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों में संक्रमण के कारण से इसका निधन हो गया था। लेकिन इसका जो जन्म है वो 25 जुलाई 1996 को हुआ था। अतः ये कथन है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है? एक नंबर ऑप्शन से वो यहां पर गलत होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ध्यान देना, अब ये प्रश्न से वो राजस्थान जीके के हैं जो अंत में आपको देखने को मिलेंगे पेपर्स में। अब ध्यान देना, जो सबसे पूर्व में होगा वो है बूंदी, फिर इसके बाद में जो ठीक पूर्व में होगा उदयपुर होगा, फिर आगे चलेंगे तो अजमेर आ जाएगा, फिर नागौर, पश्चिम में नागौर आ जाएगा। तो ए के बाद में कौन सा? सी। तो ए के बाद में सी किस में है? 4 नंबर ऑप्शन में। फिर बी अजमेर, और फिर डी। तो 4 नंबर ऑप्शन से वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनकपुरा और सरवाड़ की खानें किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरवाड़, केकड़ी, अजमेर की ये खाने हैं, और ये पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान देना, गोगेलाव है वो कहाँ है? नागौर में। ठीक है, गुड्डा विश्नोइया कहाँ है? गुड्डा विश्नोइया, ध्यान देना, गुड्डा विश्नोइया है वो झुंझुनू में है। बीड़ है वो कहाँ है? जोधपुर में है, ये वन संरक्षित क्षेत्र है। और जोहड़ बीड़ गोगेलाव गंडेलाव है वो किस में है? बीकानेर में। तो यहाँ पर देखना आप, सी को किस से? 2 नंबर से। तो सी 2 नंबर किस में? 1 में। तो 4 3 2 1, तो 2 नंबर ऑप्शन से वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। तो अरावली, ध्यान देना, एक तिरछी तिर्यक रेखा बनाती है जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जाती है, और ये क्या करती है? जो मरुस्थल का विस्तार है जो पश्चिमी इसके साइड में है उसको रोकती है, और पूर्व में जाने से रोकती है। तो बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है। अभी देखते हैं इसको। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान देना, अरावली से नहीं होता है, और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो ये ध्यान देना, वर्षा का वितरण प्रारूप भी क्या होता है? ध्यान देना, जब वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है पहाड़ी के पास में, तो यहाँ पर जब मानसून आता है तो मानसून में जो बरसात है वो पूर्वी भागों में ज्यादा हो जाती है वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण, जबकि पश्चिमी भागों में कम होती है। तो ये प्रभावित करती है। तो 2 नंबर ऑप्शंस बी और सी गलत है। सभी नदियों का उद्गम स्थल है वो अरावली नहीं है। कुछ नदियां ऐसी है, जैसे लूनी नदी है पश्चिम की राजस्थान की सबसे बड़ी, उनका उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? अरावली से। कुछ उदयपुर संभाग में कुछ नदियां ऐसी है, छोटी मोटी नदियां हैं, जिनका उद्गम स्थल है वो अरावली की पहाड़ियां। लेकिन राजस्थान में अधिकांश ऐसी नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत से चल करके, एमपी से चल करके आती है, और राजस्थान को तरबतर करके, राजस्थान को हरा भरा करके किसी न किसी समुद्र या बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो बी व सी ऑप्शन से वो यहाँ पर सही उत्तर है। जबकि ए, विचार कीजिए, तो बी और डी, सी गलत हो गए, और ए व डी है वो सही है। तो केवल ए व डी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ हमारा यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में सम्मिलित किया गया है? जो रामसर साइट्स है वो जैव विविधता को बचाने के लिए एक विश्व स्तर पर प्रयास है। रामसर जो शहर है इराक का, उसमें एक समिट हुआ था, उसके आधार पर उनको क्या किया जाता है? सूचियों में शामिल किया जाता है। तो राजस्थान की एकमात्र झील है जिसको इसमें शामिल किया गया है वो है राजस्थान की सबसे नम झील सांबर झील को। राजस्थान की सबसे नम झील या वेटलैंड है, तो ये वेटलैंड क्षेत्र है, या इसको बोलते हैं वेटलैंड क्षेत्र। तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि कोई भी नाम आ सकता है। तो ये झील होगी हमारी सांबर झील,
जो राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है, डीडवाना, कुचामन और जयपुर और कौन सा, अजमेर। राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? जो पहली वन नीति है वो अगस्त 2010 में अनुमोदित हुई थी, ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सरकार के कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के नियमों को बनाया गया था? राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई तो ये था वर्ष 2012। कौन सा? वर्ष 2012 में। ओके। चौधरी कुंभाराम नेहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो चौधरी कुंभाराम नेहर द्वारा लाभान्वित जिला है वो हमारे जिले हैं वो बीकानेर संभाग के जिले मिलेंगे और कुछ सीकर संभाग के जिले मिलेंगे। तो यहाँ पर बीकानेर और सीकर संभाग के जिलों पर जाना है। तो बीकानेर संभाग का एक हो गया हनुमानगढ़ और एक सीकर संभाग का जिला हो गया झुंझुनू। तो 1 नंबर ऑप्शन से वो यहाँ पर सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत युग्म को पहचानिए। तो जिप्सम पलाना में नहीं निकलती है। जिप्सम कहाँ निकलती है? नागौर जिले में निकलती है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल की पहाड़ी में निकलता है। तांबड़ा राजमहल टोंक से निकलता है। यूरेनियम कुराड़िया उदयपुर से में मिला है। तो जिप्सम पलाना है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो गलत कौन सा होगा? ये पहला 1 नंबर ऑप्शन होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे जो ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, फिर अलवर और फिर कौन सा है? नागौर। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होने वाला है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है तो वो नगरी है जो महाभारत और महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ा भाष्य है जिसके कई भाग है। ये मैं डिटेल में इसलिए इन प्रश्नों को नहीं बता रहा हूं कि आपके पास में वक्त कम है, केवल प्रश्न देखने हैं आपको, ठीक है। तो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा निर्मित लिखित एक ग्रंथ है जिसमें, और महाभारत में दोनों में जिसका लगता है यह है मध्यमिका, जिसको वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है, उदयपुर में स्थित है। यह नगर है वो इस दोनों में उल्लेखित है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो वो एकमात्र अभिलेख है जो वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के बारे में लिखता है, वो है गोसुंडी का अभिलेख चित्तौड़। तो ध्यान देना, गोसुंडी का अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी का अभिलेख चित्तौड़ में मिला है, ठीक है। वो अभिलेख है वो हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो टीला भट्ट था। एक कुंभा का, जब हम संगीत राज कुंभा के बारे में जब पढ़ते हैं तो टीला भट्ट का नाम आता है। मुनि सुंदर सूरी जो जैन धर्मावलंबियों को सबसे ज्यादा आश्रय देने वाला यदि कोई मेवाड़ का शासक था तो वो था कुंभा। मुनि जीन विजय सूरी, तो मुनि जीन विजय सूरी है वो इसके नहीं थे, इसके दरबार में ना था। आप जब किलों का निर्माण में, वास्तुकला के निर्माण में आएगा तो नाथा का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे ज्यादा प्रश्न सांगा से आते हैं। संकरिया नृत्य बहुत बार प्रश्न आता है और ये रिपीटेड रहता है हर 1-2 एग्जाम में। तो संकरिया नृत्य वो कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। बिना किसी देरी के हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन, यानी भील और राजपूत का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको सबसे पहले जो राज चिन्ह में है वो किसने समाहित किया था? तो वो राजा थे हमारे प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है। एक ही आंदोलन के उद्देश्य थे। एक ही आंदोलन, ध्यान देना, एक ही आंदोलन राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो उसकी क्लास आपको राजस्थान अध्ययन वालों में मिल जाएगी पेपर्स में। वहां पर जो राजस्थान अध्ययन के जो वीडियो डाले गए हैं उनमें आपको मिल जाएगी। एक ही आंदोलन है और जितने भी मेवाड़ में और आंदोलन हुए थे, चाहे बागड़ क्षेत्र में आंदोलन हुए थे, चाहे सीकर के शेखावाटी क्षेत्र के आंदोलन हुए थे, जो स्त्रियों की भूमिका थी, वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर के आप देखोगे तो राजस्थान अध्ययन की किताब में ये जैसी लाइनें छपी हुई है। राज्य और जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना, सही बात है। राज्य और जागीर की कचहरियों को बहिष्कार करना, जो राज्य और जागीरों ने जो कचहरियां, जो न्यायालय बना रखे थे उनमें क्या होता था, आम लोगों का शोषण होता था, उनका भी बहिष्कार करना था। और भीलों और ग्रासियों का सामाजिक उत्थान करना था, क्योंकि जो क्षेत्र था वहां पर भील और ग्रासिया जनजाति थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। तो ए बे वैसे सभी सही है। तो एक ही आंदोलन के ये उद्देश्य थे। राजस्थान में किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता को जीवनी का गीत गाते हैं? तो वो हमारे हैं तेजाजी।
ठीक है, ओके। किचक का महल, जो किचक का महल है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो किचक का महल है वो बेरहाट सभ्यता से संबंधित है, और बेरहाट वर्तमान में विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में जो सोनगरा शाखा है, चौहानों की जो सोनगरा शाखा है, उसका संस्थापक था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। ओके। राजस्थान में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता द्वारा, वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा, यानी बेटी के बाप के द्वारा बेटे के बाप का स्वागत किया जाना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हम मधुपरक या चीकनी खोथली। क्या बोलते हैं? मधुपरक या चीकनी खोथली। मुकलावा मायरा आपके सब इसके बारे में परिचित हो, और अब परिचित होने से कोई टाइम भी नहीं है। महाराज धीराज मानसिक द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो गोविंद दास जी। गोविंद देव जी से क्या नाम रखा आपको ध्यान में रखना है? गोविंद दास जी थे, वो वास्तुकार इसके थे। ओके। स्वाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए कौन से कारखाने का, जब भी खाना नाम आए, पोथी खाना आए, है सूरत खाना आए, ठीक है, सब के सब खाने वो किसने में बनाए गए थे? जयपुर में बनाए गए थे। और जयपुर ने जितने अधिक कलाकारों को सींचा है, उतना अधिक कलाकारों को किसी जो रियासत ने नहीं सींचा है। तो ध्यान देना, चित्रकारों के लिए बनाया गया। तो चित्रकार क्या बनाते हैं? सूरत बनाते हैं। तो सूरत खाना ये राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे खाने, इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे जब एसटीसी का मैच लेंगे। चित्तौड़ के किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? तो ध्यान देना, ये जो मंदिर था पहले था वो सूर्य मंदिर था, और वर्तमान में ये शक्ति कालिका का मंदिर है 8वीं सदी में, और इसको 14वीं सदी में नष्ट करके पुनः इसको पुनर्जीवित किया गया था। तो 8वीं सदी में इसके जो मंदिर के जो अवशेष मिलते हैं वो सूर्य मंदिर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। इस प्रश्न का एक प्रश्न ये भी आया था कि राजस्थान में सूर्य मंदिर के सबसे पहले अवशेष किस दुर्ग में मिले हैं? तो ध्यान देना, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, क्योंकि ये घूम फिर करके यहीं से प्रश्न बनते हैं। कोई एक दो नया प्रश्न आता है, और वो नया प्रश्न वास्तव में किसी को नहीं आता है। वो जो पेपर सेट करते हैं उन्हीं को ज्ञात होता है, जो की बनाते हैं उनको भी फिर पता लगाना पड़ता है कि वास्तव में कौन सा प्रश्न था। बिलाली और बरवाड़ा, आपने चौथा बरवाड़ा नाम सुना होगा, बिलाली और बरवाड़ा। तो बरवाड़ा, जो चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर है में स्थित है। जब हम देखेंगे अरावली को इस तरीके से चलता हुआ देखेंगे तो ये उत्तर भाग में आ जाएगा सवाई माधोपुर वाला। मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली, 3 प्रभाग करते हैं हम अरावली के। ठीक है। तो जो ये बिलाली और बरवाड़ा, तो बिलाली और बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियां होगी, दरें नहीं है, चोटियां। ठीक है। ये चौथा बरडवा इसी बरडवा चोटी पर बसा हुआ है। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2014 में घरेलू पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक थी? ध्यान देना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो जिला था वो था सीकर। इसके बाद में सबसे ज्यादा पर्यटक आए थे चित्तौड़ में, फिर किस में आए थे? जैसलमेर में, और फिर किस में आए थे? अजमेर में। ध्यान देना, 1 नंबर 2 नंबर, इसका क्रम भी पूछा जा चुका है एक एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बार बार क्या हो रहा है, RSSMB की दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो 1 2 और फिर क्या हो गया? जैसलमेर 3, और अजमेर फिर कितने नंबर पर आ गया? 4 नंबर पर आ गया। ओके। हाल ही में जारी SDG स्टेट डेवलपमेंट गोल यानी राज्य लक्ष्य सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ध्यान देना, SDG क्या होती है? सतत पोषणीय विकास को लेकर के लोगों के जीवन स्तर में किस तरीके का सुधार हुआ है, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सेवाओं की पहुंच कितनी लोगों तक पहुंच बढ़ी है, इसको देखने के लिए जो जितने भी मानक होते हैं उनको मानकों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी करती है राज्य सरकार, और उस रिपोर्ट को बोलते हैं हम SDG। इसमें कुल मिलाकर के 36 संकेतक लिए गए थे, 36 प्रकार की सुविधाओं को अंकित किया गया था, और इनके आधार पर जो आंकलन किया गया था, तो जो लोगों में सबसे ज्यादा जो उच्च स्तर का जीवन स्तर है वो देखने को मिला झुंझुनू के लोगों में। तो झुंझुनू 1 नंबर पर हुआ था। झुंझुनू के बाद में जो दूसरा जिला, बड़ा गर्व का बात को कहने की बात होगी, जिनके लोगों में सुधार देखने को मिला है, उस नागौर जिले का मैं निवासी हूं, यानी भूतपूर्व निवासी हूं। तो 2 नंबर पर नागौर रहा था, 1 नंबर पर झुंझुनू, और 3 नंबर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को क्या मानते थे, हावी मानते थे, वो SDG रिपोर्ट में 3 नंबर पर खिसक गए सीकर। मैंने भी सोचा कि झुंझुनू के बाद में सीकर क्यों नहीं आ सकता है,
यदि मान लिया जाए आपको इसका अंदाजा हो, आपने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रखी है कि ये जीवन स्तर में सुधार को लेकर के ये ऐसी रिपोर्ट आती है सरकार की, तो आप झुंझुनू के बाद में आपका दिमाग कहाँ जाएगा, सीकर ही घूमेगा। तो पेपर में आपको घुमाना नहीं है, पेपर में जो पढ़ा है उसी के आधार पर उत्तर देना है, मन के मते नहीं चालना है आपको पेपर में। तो 1 नंबर पर कौन आ गया, झुंझुनू। 2 नंबर पर कौन हो गया, नागौर। और 3 नंबर पर सीकर। और सबसे जो कमजोर जीवन स्तर है वो देखा गया है, जो सबसे एसडीजी रिपोर्ट में जो सबसे जो निचले स्तर पर जो तल पर स्थित जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। 4 नंबर ऑप्शन ये है, वो 4 नंबर अंत में है सबसे। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य स्टेट आपदा मोचन निधि। मोचन क्या होता है, ध्यान देना। आपदा आने के बाद में किस तरीके से हम उस पर का समन करते हैं, दमन नहीं होता है, मोचन। मोचन का अर्थ होता है कि आपदा आने के बाद में किस तरीके का पुनर्वास है वो हम वहां पर उपलब्ध करें, ताकि लोगों का जीवन स्तर है वो पूर्व की भांति क्या हो जाए, सही तरीके से हो जाए। तो ये आपदा मोचन निधि राज्य के बजट 2024-25 के प्रावधानों के अनुसार राज्य और केंद्र का हिस्सा क्रम से कितना है। ध्यान देना, अब आप यहां पर चक्राओगे। पहले किसका पूछा है, राज्य और केंद्र का क्रमश है। तो आपको याद है, आपने याद कर रखा है 37, लेकिन आपने क्या लिख दिया, 37 वाला ऑप्शन आया और कट लगा दिया तो गलत हो गया। तो यहां पर पढ़ना है, कौन सा शब्द पढ़ना है, क्रमश है। तो क्रमश से का मतलब क्या होता है, पहले कौन सा लिखना है, राज्य वाला, और फिर कौन सा लिखना है, केंद्र वाला। तो ध्यान देना, ये जो वर्तमान में जो है वो 75-25 का है, यानी केंद्र सरकार 75 देती है और 25% जो राशि है वो कौन देती है, राज्य सरकार देती है। तो ध्यान देना 25-75 का है, तो लेकिन उल्टा लिखेंगे तो 25:75, 75:25 का है, जिसको हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25:75। तो 25:75 है, वो हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। अब आपदा प्रबंधन के बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी मान लिया जाए प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भी मानवीय जनित एक आपदा आ गई, तो उन सब के अंदर क्या करना, सही समय पर पूग करके उनको दमन नहीं करना, समन करना, विवेकपूर्ण तरीके से अधिकतम लोगों की जिंदगियों को बचाना और लोगों का पुनर्वास करना, उसकी जीवन को पुनः पूर्व की भांति डगर पर लाना, ये काम होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन का, राज्य आपदा मोचन का। इसके लिए ध्यान देना, इसमें जितनी भी बटालियंस होती है, इसमें बहुत सारी जो हमारी अर्धसैनिक बल है उनको भी लगा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि राज्य में कोई आपदा आए तो इसका तुरंत क्या हो सके, समाधान हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पिछले। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बहुत नाम सुना होगा भारत को लेकर के, हम इतने मिलियन पर पहुंच रहे हैं, इतने मिलियन पर पहुंच रहे हैं, दावे होते हैं, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये अलग बात है, लेकिन 350 बिलियन डॉलर का जो दावा किया गया है वो वर्ष 2029 तक किया गया है। तो आपको 30, 35 और 32 वाले में नहीं पढ़ना है, 30-35 की ये हो सकता है, ये हो सकता है, 10 पर चलता है या 5 वर्ष पर चलता है, मैटर नहीं, आपने सही पढ़ रखा है तो ही ऐसे प्रश्नों को आपको टच करना है, नहीं तो आप छोड़ दो भले। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो नेचुरल ऑयल के उत्पादक क्षेत्र है वो। लेकिन यहाँ ध्यान देना, जो मंगलम मंगला आरती होती है, इसके आधार पर ये ऑप्शंस में बहुत बार ऑप्शंस में पूछा गया है कि जो प्रातकालीन जो श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी जो प्राचीन आरती जो प्रातकाल की आरती होती है उसको हम बोलते हैं मंगला। तो इसके आधार पर ये ऑप्शंस देता रहा है आरपीएससी और आरएसएम भी। तो आपको ध्यान देना है, ये मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी बाड़मेर और जैसलमेर में अवस्थित कौन से हैं, तेल के कुएं हैं। तो ये है खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र। मक्के की किस्में भी नहीं है, मई नदी की सहायक नदियां भी नहीं है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है। तो पीएम कुसुम योजना है वो हर घर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, जो सोलर लाभान्वित व्यक्ति है उसको क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, उसके आधार पर उसकी छत पर क्या बनाया जाएगा, सौर प्लेट लगा करके बिजली का उत्पादन करेगी और उस बिजली का कुछ हिस्सा है वो सरकार लेगी और कुछ हिस्सा है वो खुद उपभोक्ता है वो उपयोग में करेगा और उसके बदले में सरकार क्या देगी,
उस उपभोग जो उत्पादक करता है उसको क्या देगी, जो अभी करता है उसको क्या देगी, पैसे देगी। तो पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है, सौर ऊर्जा उत्पादन से है। तो ये थे हमारे इस तरीके के 100 पर्सन्स, और इन 100 पर्सन्स में कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी हमें रेपिडली पढ़ाने के कारण से गलती हो सकती है, या कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपके ऑप्शंस है भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हालांकि भिन्न नहीं है। जीके वालों को मैं निश्चित कहता हूं कि भिन्न नहीं है। जीके वाले आपको यही मिलेंगे, लेकिन आप इनके इर्द गिर्द चीजें पढ़ करके जाओगे। और मैं कहता हूं कि आप 2-4 चीजें 11th की ज्योग्राफी की कुछ मेन बातें आपके हमारे ज्योग्राफी की बुक्स में डाल रखी है। जो बातें हैं 1-2 वीडियो आप देख ले, भूकंप वाले, सुनामी वाले, जो राजीव सर ने डाल रखे हैं प्रयोगशाला सहायक वाले, वो देख लें। इनमें से 1-2% आएगा। भेराराम जी ने आपदा प्रबंधन की अच्छी क्लासें करा रखी हैं, उनको देख करके जाइएगा। और उसके साथ में जो भेराराम जी की जो क्लासें हैं जेल प्रेरी की, ओल्ड पेपर्स की, ये रामबाण है, ये असली मर्ज की दवा है, असली मर्ज की दवा है। उसके बाद में जितने भी पर्सन्स सुनीता मैम ने विज्ञान में करवाए, उन पर्सनों को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि उन्हें ऑप्टिक्स से संबंधित पर्सन करा रखे हैं, उन्होंने मेटल से संबंधित पर्सन करा रखे हैं, उन्होंने वेव से संबंधित पर्सन करा रखे हैं, उन्होंने जो साउंड से संबंधित पर्सन करा रखे हैं। तो ये पर्सन, ये 4-5 टॉपिक्स में जो बोल रहा हूं वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि इनमें से एक न एक पर्सन आपको विज्ञान का देखने को मिल ही जाता है, सामान्य विज्ञान का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट इंतजार कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा।